हेलो बच्चों, AK कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन ऑफ कंपनीज एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 के अनुसार तो हम लोग अमालगमेशन पढ़ेंगे। ये दो टाइप का पढ़ना है इसमें, अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, दूसरा पढ़ना है अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। इन नेचर ऑफ मर्जर का मतलब ये हुआ कि नेचर ऑफ मर्जर जैसे ए कंपनी और बी कंपनी दोनों मिलकर एक नए कंपनी का फॉर्मेशन करता है सी कंपनी, तो इसको बोलेंगे अमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर। इसमें दो कंपनी खत्म हो रहा है, समाप्त हो रहा है, ए कंपनी बी कंपनी दोनों खत्म हो रहा है और नया कंपनी क्या बना रहा है, सी कंपनी बना रहा है। तो ए कंपनी बी कंपनी को हम लोग जो पहले पढ़ते थे उसको बोलते थे वेंडर कंपनी, क्योंकि ये दोनों कंपनी का बिक्री हो रहा है, ठीक है। और जो सी कंपनी है उसको बोलते थे पहले परचेजिंग कंपनी, लेकिन AS14 के अनुसार अगर हम लोग पढ़ेंगे तो वेंडर कंपनी को बोलेंगे ट्रांसफेरर कंपनी और परचेजिंग कंपनी को बोलेंगे ट्रांसफेरी कंपनी। बस यही फर्क है, ठीक है, बाकी कुछ इंटरचेंज होगा। तो इसमें दो होता है ट्रांसफेरर कंपनी, मतलब वेंडर कंपनी दो होता है, एक कंपनी तो बी कंपनी दोनों का बिक्री हो रहा है और सी कंपनी यहाँ नया कंपनी बन रहा है। तो ए कंपनी बी कंपनी के अकाउंट को हम लोग क्लोज करेंगे और उसके शेयर होल्डर का फाइनल सेटलमेंट कर देंगे। तो उसमें क्या क्या एंट्रीज होगा आज यही चीज आपको बताएंगे, ठीक है। तो ए कंपनी बी कंपनी ट्रांसफेरर कंपनी, सी कंपनी ट्रांसफरी कंपनी, ये एक तरह से परचेजिंग कंपनी, इसके बुक में क्या एंट्री होगा ये बताएंगे इन नेचर ऑफ मर्जर में। दूसरा पढ़ना है अमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। इसको तो समझ लीजिए, जैसे ए कंपनी और बी कंपनी दो अलग अलग कंपनी है, बी कंपनी ए कंपनी को खरीद के अपने में मिला लेता है, तो इसको बोलते हैं अमालगमेशन नेचर ऑफ परचेज। माने बी कंपनी ए कंपनी को खरीद लिया, तो ए कंपनी होगा कौन, वेंडर कंपनी, और बी होगा परचेजिंग। यहाँ भी कहलाएगा ट्रांसफेरर और ट्रांसफरी, तो इसमें एक ट्रांसफर होगा और एक ट्रांसफरी होगा। होल्डिंग कंपनी इसी का उदाहरण एग्जाम्पल है। अब इसी के बारे में हम क्या है, इन नेचर ऑफ परचेज इन नेचर ऑफ मर्जर, दोनों में ट्रांसफरी में क्या क्या एंट्री होता है, इसमें दोनों में अलग अलग होगा, लेकिन ट्रांसफरर में सेम एंट्री होता है। इसको करके आपको हम दिखा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन शुरू करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास से। आप लोग देखिएगा वीडियो को आखिरी तक, तो समझ में आएगा, अच्छा समझ में आएगा, बहुत यूजफुल होगा, ठीक है। आप लोग देखिए, इसको अच्छा लगेगा तो लाइक्स कर देंगे, सब्सक्राइब कर देंगे और शेयर कर देंगे। तो चलिए क्या करते हैं हम लोग, अब शुरू करेंगे। चलिए शुरू करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। अकाउंटिंग फॉर एमालगमेशन ऑफ कंपनी या कंपनीज, ब्रैकेट में एज पर AS अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 14 बता चुके थे हम पहले। टाइप्स ऑफ एमालगमेशन दो तरह का पढ़ना, एक एमालगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर, जैसे देखिए ए कंपनी और बी कंपनी मिलकर एक नया कंपनी बनाता है सी कंपनी, तो ए कंपनी कहलाएगा ट्रांसफेरर कंपनी, बी कंपनी कहलाएगा ट्रांसफेरी कंपनी। ये दोनों ओल्ड कंपनी है, ए ओल्ड कंपनी है और बी भी ओल्ड कंपनी है। सी कंपनी कहलाएगा ट्रांसफेरी कंपनी, ये न्यू कंपनी है। तो ये हो गया एमालगमेशन नेचर ऑफ मर्जर। एक और बताया था आपको, एमालगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज। अब परचेज में क्या होता है, जैसे ए कंपनी बी कंपनी दो कंपनी है, ये होगा आपको ट्रांसफेरर कंपनी, एक ही होगा, मतलब ए का बिक्री हो रहा है, ट्रांसफर कंपनी, और ये होगा आपको ट्रांसफेरी कंपनी, ट्रांसफेरी कंपनी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया। इसमें एक होगा आपको वेंडर कंपनी, एक होगा परचेजिंग कंपनी, एक होगा ट्रांसफेरर कंपनी, एक होगा ट्रांसफेरी कंपनी। दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। अब आते हैं, इसमें बता चुके एक कंपनी का बिक्री हो रहा है और एक कंपनी को खरीद रहा है, तो इसमें परचेज कंसिडरेशन माने परचेज प्राइस, कितना में बिक्री हो रहा है, कितना में बेचा जा रहा है, ये दिया हुआ है तो ठीक है, और नहीं दिया हुआ तो निकालना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम लोग, कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन। उसके बाद जो क्वेश्चन बोलेगा कि दोनों बुक में एंट्री कीजिए, तीनों बुक में एंट्री कीजिए, ये नेचर ऑफ मर्जर बनाइए, ये नेचर ऑफ परचेज बनाइए, वैसे क्वेश्चन हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो चलिए अब आते हैं कैलकुलेशन। अगर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, परचेज कंसिडरेशन मतलब परचेज प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे,
कैलकुलेशन ऑफ द amount of purchase consideration मतलब परचेज प्राइस या क्रय प्रतिफल, परचेज कंसिडरेशन। चलिए ठीक है, इसको निकालने का तरीका, जितने भी एसेट्स को ट्रांसफरी कंपनी सबको ऐड कर दीजिए। यहाँ लिखिए टोटल एसेट या एसेट टेकन ओवर बाय, एसेट्स टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी मतलब कौन है, परचेजिंग कंपनी। जितना भी एसेट्स को लेगा उसी को जिस वैल्यू मिलेगा सबको ऐड कर देंगे। जितने भी एसेट्स लेगा ट्रांसफर कंपनी और जिस वैल्यू मिलेगा उसको हम ऐड कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि पहले प्लांट 1 लाख था और ट्रांसफर कंपनी उसको 1.5 लाख में लेता, तो 1.5 लाख लिखिएगा। मान लीजिए आपको ट्रांसफर कंपनी का प्लांट, मशीन, लैंड, बिल्डिंग सब कुछ दिया हुआ है, मान लैंड एंड बिल्डिंग नहीं लेता है तो इसमें से कंसीडर नहीं करेंगे। जिसको लेगा उसी को ऐड करेंगे, जिस वैल्यू में लेगा उसी वैल्यू पर ऐड करेंगे। बता चुके, अगर प्लांट मान लीजिए पहले उसका इसका किसका ट्रांसफर कंपनी का अगर ये आपको प्लांट 1 लाख था और इसको 1.5 लाख में लेगा तो 1.5 लाख लिखिएगा। 1 लाख का प्लांट था 75,000 में लेगा 75,000 लिखेंगे। लेस करेंगे लाइबिलिटीज, liabilities taken over by the transferee company, ट्रांसफेरी कंपनी जितना भी लाइबिलिटी से लेगा। अब जो डिफरेंस आएगा वो हमारा परचेज कंसिडरेशन, मानी टोटल एसेट जितना भी लिया उसको ऐड कर दिए, 5 लाख हुआ। लाइबिलिटीज अगर 1 लाख का होता है तो 4 लाख जो बचेगा यह कहलाएगा परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन। अब चूंकि दोनों कंपनी है, ट्रांसफरर भी कंपनी है, ट्रांसफरी भी कंपनी है, तो ट्रांसफरी कंपनी परचेज प्राइस को आपको 3 चीज़ में दे सकता है। इन शेयर्स में दे सकता है, सॉरी इन कैश में दे सकता है, इन शेयर्स में दे सकता है, इन डिबेंचर्स में दे सकता है। तो जिसमें देगा उसको हम लोग यहाँ पर देखिए इस तरह लिखेंगे। मान लीजिए परचेज कंसिडरेशन, परचेज कंसिडरेशन जो है वो रिसीव जो हो सकता है कंसिडरेशन, ये इन कैश में हो सकता है। जितना पोर्शन कैश में है वो कैश में लिखिएगा। इन शेयर्स जितना पोर्शन शेयर में है शेयर्स में हो सकता है। इन डिबेंचर्स जितना पोर्शन डिबेंचर्स में हो सकता है। ये टोटल परचेज कंसिडरेशन हो गया। तो परचेज प्राइस निकालने का तरीका, पेमेंट पाने का तरीका, पेमेंट करने का तरीका, ये हो गया ख़त्म। अब हम लोग चलते हैं किसके बुक में एंट्री करने के लिए, ट्रांसफरर कंपनी। ट्रांसफरर कंपनी के बुक में एंट्री करेंगे। इन नेचर ऑफ मर्जर, इन नेचर ऑफ परचेज, दोनों में सेम एंट्री होता है, इसलिए दोनों में आपको लागू होगा। तो चलिए आते हैं आपको क्या करने के लिए, अकाउंट को क्लोज करने के लिए। अकाउंट को क्लोज करने के लिए ये जो ट्रांसफर कंपनी है उसके अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है। अकाउंट का क्लोज करके इक्विटी शेयर होल्डर का फाइनल सेटलमेंट कर दिया जाता है। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, ट्रांसफरर कंपनी। चलिए नंबर 1, सबसे पहले करेंगे जितने भी एसेट्स है उसको रिलेशन अकाउंट ट्रांसफर करेंगे। ये आपको नहीं करना पड़ेगा। अकाउंट क्लोज करने के लिए
जो भी एसेट्स होगा, जो भी लाइबिलिटीज होगा, उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। कहाँ ट्रांसफर करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। व्हेन एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, इसके लिए एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। यह ट्रांसफर होगा बुक वैल्यू पर। बुक वैल्यू मीन्स जो बैलेंस शीट में दिया हुआ है। बीइंग एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, एसेट्स में कैश इन हैंड और कैश एट बैंक भी आता है। तो कैश इन हैंड या कैश एट बैंक को हम ट्रांसफर कर भी सकते हैं रिलेशन अकाउंट में, ट्रांसफर नहीं भी कर सकते हैं। तो ये बोले कैसा बात बोल दिया आप कि एसेट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, बैंक को ये कैश को ट्रांसफर कर सकते हैं, बैंक को ट्रांसफर कर सकते हैं रिलेशन में, और नहीं भी कर सकते हैं। अगर कैश या बैंक बैलेंस को ट्रांसफरिंग कंपनी ने ले लिया है तो ट्रांसफर करेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे। इफ अगर ले लिया है तो इफ कैश ऑब्लिक बैंक बैलेंस टेकन ओवर बाय द ट्रांसफरिंग कंपनी, then transfer to relation account, then transfer to real means realization relation account, otherwise not, otherwise not। समझ में आ गया? अगर कैश या बैंक को ट्रांसफरिंग कंपनी ले लेता है तो इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे रिलेशन अकाउंट में, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, एसेट्स के बाद नंबर 2, when liabilities transfer to realization account। ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। लाइबिलिटी ट्रांसफर करेंगे तो इसके लिए एंट्री लिखना है एस लाइबिलिटीज सन्ड्री, जिसको उसने लिया है, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू realization account, being liabilities transferred to relation account, being liabilities transferred to कहाँ? realization account। इसके बाद आते हैं आपको कंपनी में इक्विटी शेयर होल्डर होता है, इक्विटी शेयर होल्डर होता है, प्रीफरेंस शेयर्स होता है और डिबेंचर्स होता है। माने इक्विटी शेयर्स होता है, प्रीफरेंस शेयर्स होता है और डिबेंचर्स होता है।
कंपनी के एक्चुअल में मालिक कौन होता है? आप लोगों को मालूम है, 12 में पढ़ चुके हैं। कंपनी के एक्चुअल मालिक कौन होता है? इक्विटी शेयर होल्डर। तो फाइनल सेटलमेंट इक्विटी शेयर होल्डर में होगा। क्लियर है? तो अब क्या करेंगे हम लोग? व्हेन डिवेंचर या व्हेन प्रेफरेंस शेयर्स, व्हेन क्या करेंगे? प्रेफरेंस शेयर्स, और अगर उस पर प्रीमियम दिया जा रहा है तो उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम लोग? प्रेफरेंस शेयर होल्डर के अकाउंट में। व्हेन अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स एंड प्रीमियम ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो इसके लिए लिखिए यहां पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अगर प्रीमियम हुआ इस पर, अगर प्रीमियम इफ नहीं हुआ तो जरूरी नहीं कि प्रीमियम हो। प्रीमियम के लिए लिखेंगे यहां पर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। यहां लिखेंगे अमाउंट ऑफ प्रीमियम, क्या लिखेंगे यहां पर? अमाउंट ऑफ प्रीमियम, अमाउंट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम। टू आएगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। थोड़ा हम रगड़ के लेकर हैं, बहुत ज़्यादा लिखना है, आप लोग थोड़ा इसको कर लीजिएगा, जो बोले तो उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? तो नंबर 2 एंट्री तो आपको हो गया। 2 के बाद तीसरा लिखिएगा बीइंग अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड प्रीमियम ट्रांसफर टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। शेयर ये होल्डर्स है, ठीक है? होल्डर्स अकाउंट हो गया ट्रांसफर होल्डर में। नंबर 4 अब डिबेंचर होगा। व्हेन अमाउंट ऑफ डिबेंचर या बैलेंस ऑफ डिबेंचर एंड प्रीमियम ट्रांसफर टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। व्हेन amount of debentures and premium transfer to debenture होल्डर्स अकाउंट, ठीक है? इसके लिए एंट्री होगा डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ये डिबेंचर का फेस वैल्यू। प्रीमियम के लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ये हो गया अमाउंट ऑफ प्रीमियम, अमाउंट ऑफ प्रीमियम। टू करेंगे डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। टू क्या लिखेंगे? डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट।
टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। नरेशन लिख लीजिए तो कोई बात नहीं, आप लोग बीकॉम के स्टूडेंट हैं, है ना। नरेशन में क्या प्रॉब्लम है। बीइंग अमाउंट ऑफ डिबेंचर एंड प्रीमियम, बीइंग अमाउंट ऑफ debentures and premium transfer to debenture holders account, transfer debenture holders account। हो गया, एसेट ट्रांसफ़र कर दिए, लाइबिलिटी ट्रांसफ़र कर दिया गया, प्रेफरेंस शेयर्स उसको ट्रांसफ़र कर दिए, डिबेंचर को डिबेंचर होल्डर में ट्रांसफ़र कर दिए। अब यहाँ पर परचेज कंसिडरेशन को रिकॉर्ड किया जाएगा। क्या किया जाएगा? रिकॉर्ड किया जाएगा। तो एंट्री नंबर क्या हो जाएगा आपको? 4 हो गया। एंट्री नंबर 5, व्हेन परचेज कंसिडरेशन रिकॉर्डेड, when purchase consideration माने परचेज प्राइस, परचेज कंसिडरेशन रिकॉर्डेड, परचेज पर रिकॉर्ड करेंगे तो इसके लिए एंट्री होगा ट्रांसफेरी कंपनी अकाउंट डेबिट, मतलब परचेजिंग कंपनी, हम ट्रांसफेरी बोलते हैं इसको, ट्रांसफेरी कंपनी अकाउंट डेबिट। यहाँ लिखिएगा पीसी, पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन, जितना भी होगा 10 लाख 20 लाख 5 लाख लिख दीजिएगा। 2 करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट, बीइंग पीसी रिकॉर्डेड, बीइंग पीसी मतलब परचेज कंसिडरेशन रिकॉर्डेड। चलिए हो गया। नंबर 6, अब मान लीजिए जिस एसेट्स को परचेजिंग कंपनी ने नहीं लिया है उसको बेचा जाएगा। तो व्हेन एसेट्स रियलाइज्ड, एसेट्स रियलाइज, जिसको कि परचेजिंग कंपनी ने नहीं लिया है तो इसको ट्रांसफर कंपनी खुद बेचेगा, जो कि कंपनी ख़त्म हो गया है। तो इसके लिए करेंगे कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू। हम जो आपको पढ़ा रहे हैं कुछ देख करके नहीं, सीधा आपको क्या चीज़ है, इसको एकदम लाइव आपको हमको इसको लिखवा रहे पढ़ा रहे हैं, तो इसलिए इसमें कुछ मिस्टेक भी हो सकता है। तो इसको ध्यान थोड़ा आप लोग देख के पढ़िएगा, देखिएगा, कुछ है तो उसको सुधार लीजिएगा। तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, being assets realized which is not taken over by the purchasing company, being assets realized which is not taken over by the कौन? ट्रांसफेरी कंपनी। जिसको इसने नहीं लिया है, ट्रांसफेरी कंपनी। उसके बाद मान लीजिए जिस लायबिलिटीज़ को ट्रांसफेरी कंपनी ने नहीं लिया है, जिस लायबिलिटीज़ को ट्रांसफेरी कंपनी ने नहीं लिया है उसको फर्म कंपनी खुद पेमेंट करेगा, ट्रांसफर कंपनी खुद पेमेंट करेगा। ये बुक किसका है? ट्रांसफर कंपनी का बुक है। तो व्हेन
लाइबिलिटीज पेड ऑफ। अगर लाइबिलिटी को पेमेंट किया जाता है तो इसके लिए करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। इसके लिए क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट बीइंग, क्या बोलेंगे, बीइंग लाइबिलिटीज पेड ऑफ, लाइबिलिटीज पेड ऑफ which is not taken by the transferee company। हो गया। इसके बाद ये जो कंपनी है इसका लिक्विडेशन हो रहा है, ख़त्म हो रहा है, कौन, ट्रांसफर कंपनी ख़त्म हो रहा है। तो जब कोई कंपनी ख़त्म होता है या फर्म ख़त्म होता है तो उसमें कुछ खर्च होता है, उसको बोलते हैं लिक्विडेशन एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस या रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। इसका पेमेंट अगर परचेजिंग ये ट्रांसफर कंपनी करता है तो क्या एंट्री करेंगे, when realization or liquidation expenses paid off। तो इसके लिए एंट्री कीजिएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, being liquidation expenses paid off, being realization expenses paid off। थोड़ा एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, लोग इसमें गड़बड़ कर देते हैं। कभी कभी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट ट्रांसफरी कंपनी कर देती है। कौन कर देता है, ट्रांसफरी कंपनी। तो इसका क्या होगा, ट्रांसफर के बुक में कोई भी एंट्री पास नहीं होगा। इफ लिक्विडेशन expenses paid by transferee company, ये पेमेंट कर देता है। इसमें दो ऑप्शन इसका आता है, ये एंट्री देख ले क्या होगा। तो इसमें एक चीज़ कर लीजिए, यहाँ पर नो एंट्री विल बी पास्ड, ये पास ही नहीं किया जाएगा। नो एंट्री विल बी पास, एंट्री पास नहीं करेंगे, सीधा बात है, ख़त्म बात। एंट्री पास नहीं किया जाएगा, ऑप्शन लेके उसको नहीं लिखना है, कंफ्यूज हो जाएगा। नो एंट्री विल बी पास, इसका एंट्री नहीं किया जाएगा ट्रांसफर के बुक में। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, रिलेशन अकाउंट का डेबिट साइड और रिलेशन अकाउंट का क्रेडिट साइड को जोड़ा जाएगा। अगर क्रेडिट ज़्यादा होगा तो रिलेशन में प्रॉफिट माना जाएगा और डेबिट साइड ज़्यादा होगा तो रिलेशन अकाउंट में लॉस माना जाएगा। इसको हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे, प्रॉफिट को या लॉस को ऑन रियलाइजेशन। तो चलिए नंबर 10, इसमें ए और बी दो कर देते हैं।
इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट हो जाता है, प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। ये कैसे निकालेंगे? अगर मान लीजिए रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में 4,000 है और डेबिट साइड में 3,000 है, तो 1,000 का प्रॉफिट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 1,000 का प्रॉफिट। इसे बोलेंगे प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन। तो इन केस ऑफ प्रॉफिट रियलाइजेशन प्रॉफिट हो जाता है, तो इसके लिए एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट ट्रांसफर क्या करेंगे? इक्विटी शेयर। याद रखिएगा, कंपनी का जो मेन जो शेयर होता है, ऑनर जो होता है, ऑनर इक्विटीज को बोलते हैं, इक्विटी शेयर होल्डर होता है। तो 2 लिखेंगे इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। being profit on realization transfer to equity share होल्डर्स अकाउंट। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट ट्रांसफर हो गया। प्रॉफिट है तो लॉस भी हो सकता है, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो इसको बी कर लेते हैं। इसमें 2 ऑप्शन है। इन केस ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस कैसे निकालेंगे? अगर रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट जोड़ेंगे, डेबिट में 4,000 है और क्रेडिट साइड में कितना 3,000 है, तो 1,000 का लॉस हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए, इन केस ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन, इन केस ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन। अगर लॉस होता है इन केस ऑफ लॉस ऑन रियलाइजेशन, अगर लॉस हो जाएगा तो जस्ट उल्टा कर दीजिए। तो लिखिए यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। being loss on realization ट्रांसफर टू EQ मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, शेयर होल्डर्स अकाउंट ट्रांसफर कर दिए। रिलेशन अकाउंट क्लोज हो गया, ठीक है, जनरली यहाँ तक क्लोज हो गया। अब कुछ नया, कुछ अगर एक आध एंट्री नहीं आ गया तो ठीक है, लेकिन 99% चांस है कि इतना में आपको कंप्लीट कर दिया। इसके ज़्यादा इसको कुछ करना हमको नहीं है। अब आते हैं हम लोग, एंट्री कहाँ तक हुआ था भाई? 10 हो गया। 11 नंबर में आ जाइए। अब ये परचेज प्राइस को रिसीव करेगा कौन है? क्योंकि ट्रांसफरर कंपनी है, इस कंपनी का बिक्री हो गया, सेल हो गया है। व्हेन पीसी रिसीव्ड, पीसी मतलब परचेज कंसीडरेशन, रिसीव्ड, RECD मतलब रिसीव्ड, ठीक है। अगर रिसीव्ड करता है तो परचेज कंसिडरेशन देने वाला कौन है? ट्रांसफरिंग कंपनी है, परचेजिंग कंपनी है, ट्रांसफरिंग कंपनी है। तो परचेज प्राइस को कैश में दे सकता है
इक्विटी शेयर में दे सकता है, प्रेफरेंस शेयर में दे सकता है, या डिबेंचर्स में दे सकता है। जिस जिस में देगा उसको डेबिट कीजिए। मान लीजिए परचेस प्राइस 3 लाख रुपया है, 1 लाख रुपया कैश में आ रहा है, तो उसको लिखिए कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। क्या लिखेंगे? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। अगर शेयर में दे रहा है तो लिखिए शेयर्स इन ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट। अगर डिबेंचर में देता है तो डिबेंचर्स इन ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट। 2, देने वाला कौन है? देने वाला ट्रांसफरी कंपनी, तो 2 लिखेंगे क्या चीज़? ट्रांसफरी कंपनी, जो दे रहा है। क्रेडिट द गिवर पढ़ चुके 11th में हम लोग, तो जो ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट। बिंग रिसीट ऑफ पीसी, बिंग RECT मान रिसीट ऑफ, बहुत लंबा होता है, परचेज कंसिडरेशन, पीसी लिख दिए, हो गया। अब ये पेमेंट शुरू करेंगे, तो पहले हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर दें, फिर डिबेंचर होल्डर को पेमेंट कर दें, और सबसे आखिरी में फाइनल सेटलमेंट, मतलब पेमेंट किसका होगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स का जनरली। ठीक है, आ जाइए। व्हेन पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट कर दिए, करेंगे। देखिए शुरू में ट्रांसफर कुछ जगह था, शुरू में हम ठीक है तो ट्रांसफर किया था, ट्रांसफर बाद क्या पेमेंट हो रहा है, तो लिखेंगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। 2, एक चीज़ याद रखिए, अगर हम लोग को पीसी जो है परचेज कंसिडरेशन अगर प्रेफरेंस शेयर में रिसीव हुआ है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पहले क्या दे देंगे हम लोग? प्रेफरेंस शेयर से पेमेंट कर देंगे, उसके बाद बचेगा तो कैश या बैंक से पेमेंट कर देंगे। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 2 लिखेंगे। अगर प्रेफरेंस शेयर मिला कहाँ से? ट्रांसफरी से, प्रेफरेंस शेयर्स इन ट्रांसफरी से, इन ट्रांसफरी कंपनी। 2, आखिरी में कैश ऑब्लिक बैंक, आखिरी में क्या करेंगे? कैश ऑब्लिक। मान लिए कि प्रेफरेंस शेयर के होल्डर को हम लोग पेमेंट करना है कितना? 1,50,000, और प्रेफरेंस शेयर मिला है सिर्फ हमको 1,00,000 रुपया, तो यहाँ 1,00,000 लिखेंगे, 50,000 का डिफरेंस आ रहा है, उसको कैश या बैंक से पेमेंट कर देंगे। तो 2 क्या करेंगे यहाँ पर? कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। बिंग पेमेंट ऑफ या फाइनल सेटलमेंट जो लिखना है, बिंग पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। अब पेमेंट किसका होगा? डिबेंचर का होगा। पेमेंट किसका होगा? डिबेंचर का। क्वेश्चन नंबर 13, ये सॉरी 13 है, एंट्री नंबर। व्हेन पेमेंट ऑफ डिबेंचर होल्डर, ठीक है, डी भी मतलब डिबेंचर या होल्डर कर देते हैं, ठीक है, होल्डर्स। तो लिखा जाए डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट,
पहले इसका पेमेंट करेंगे हम लोग डिबेंचर से, जो कि हमको परचेजिंग कंपनी हम बोल रहे हैं, ट्रांसफरी कंपनी। मान लीजिए डिबेंचर होल्डर्स को 1.5 लाख पेमेंट करना है और ट्रांसफरी कंपनी से डिबेंचर सिर्फ हमको 1 लाख मिल रहा है, तो 1 लाख डिबेंचर्स पेमेंट होगा और बाकी जो 50,000 बचेगा इसको भी कैश या बैंक से पेमेंट कर देंगे। तो प्रेफरेंस का पेमेंट हो गया, उसको किसका पेमेंट हो गया, इसके बाद डिबेंचर्स का। फिर आखिरी में जो बचेगा वो कौन बचेगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स, इसको पेमेंट कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए लिख लेते हैं, ठीक, इसके लिए लिख लेते हैं हम लोग क्या चीज़ हम बता दो क्या लिखना है। तो इसके लिए लिखना है आपको क्या चीज़, डिबेंचर्स इन, डीबी मतलब डिबेंचर्स, डिबेंचर्स इन ट्रांसफरी कंपनी, आखिरी में जो पैसा बचेगा बैलेंस जो डिबेंचर का, उसको हम लोग कैश में पेमेंट करेंगे, टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, बीइंग पेमेंट ऑफ क्या, डिबेंचर होल्डर्स, नंबर 14। अब बच गया कौन, प्रेफरेंस, ये सॉरी इक्विटी शेयर होल्डर, आखिरी है ये। इक्विटी को पेमेंट कर देंगे, ट्रांसफर कंपनी का बुक क्लोज हो जाएगा। तो पहले हम लोग आते हैं यहाँ पर, व्हेन बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, क्या चीज़, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट होता है, जान लीजिए, प्रॉफिट और क्रेडिट बोलते हैं, क्या है, प्रॉफिट्स, प्रॉफिट आइटम, ठीक है। व्हेन बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल एंड क्रेडिट बैलेंस ट्रांसफर टू इक्विटी, इक्यू मतलब इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, इसमें आपको आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, तो लिखिए यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, ये सब प्रॉफिट आइटम्स है, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल, स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट, ठीक है, ऐसे तो पूरा पेज भर जाएगा। 2 करेंगे यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ये सब कहाँ मिलेगा आपको, इन लाइबिलिटी साइड, कहाँ मिलेगा, लाइबिलिटी साइड, ये लाइबिलिटी साइड मिलेगा आपको, ये प्रॉफिट आइटम है, क्रेडिट बैलेंस है। 2 करेंगे यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स पढ़ लीजिएगा, इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर 2 में लिखे हैं, बीइंग बैलेंस ऑफ शेयर कैपिटल, बैलेंस ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल एंड क्रेडिट बैलेंस, और क्या है, क्रेडिट बैलेंस, ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, हम ट्रांसफर लिख देते हैं, ट्रांसफर टू डैश 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 इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। ये तो आपको प्रॉफिट आइटम्स हो गया। उसी प्रकार से आपको कुछ लॉस आइटम्स क्या हो सकता है, लॉस आइटम्स भी हो सकता है।
तो एंट्री नंबर 14 के बाद आ जाते हैं हम लोग एंट्री नंबर 15। व्हेन डेबिट बैलेंस, क्या बोलते हैं हम लोग, डेबिट बैलेंस। डेबिट बैलेंस मतलब होता है लॉस आइटम्स। क्या होता है, लॉस आइटम्स। व्हेन डेबिट बैलेंस ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो अब इसमें क्या क्या डेबिट बैलेंस के क्या आता है, तब लिखेंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। ये सब एसेट साइड में होगा, ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू। ये एसेट्स में क्या होगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स ऑब्लिक डिबेंचर्स अकाउंट, ठीक है। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स ऑब्लिक डिबेंचर्स अकाउंट, डिस्काउंट। ये सब क्या है, डेबिट बैलेंस है, लॉस आइटम है। इसको हम लोग राइट ऑफ नहीं किए थे, इसको ट्रांसफर कर देंगे। 2 आ जाएगा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट। 2 आ जाएगा आपको स्टेटमेंट ऑफ पीएल, डेबिट बैलेंस। स्टेटमेंट ऑफ पीएल, नोट अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ये डेबिट बैलेंस क्या होगा, लिख देता है ब्रैकेट में, डेबिट वाला। 2 होगा फिक्टिशियस एसेट्स, कृत्रिम संपत्ति, बनावटी संपत्ति। एक्चुअली में जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डेवलपमेंट एक्सपेंसेस, इसी को बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है। फिर लिख दे रहे फिर भी हम, चलिए हो गया। बीइंग डेबिट बैलेंस ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट। इसके बाद आते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जोड़ा जाएगा, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। जनरली क्या होता है कि इसका क्या होता है, क्रेडिट साइड ही ज़्यादा होता है। जनरली क्रेडिट साइड ज़्यादा, चूँकि यहाँ पर शेयर कैपिटल होता है, प्रॉफिट आइटम्स होता है, क्रेडिट साइड ही ज़्यादा होता है। तो क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट में मान लीजिए 5 लाख है और डेबिट में 4 लाख है, तो 1 लाख रुपया इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट कर दिया जाएगा, अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए लिखेंगे हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। तो व्हेन फाइनल सेटलमेंट, क्या बोलेंगे इसको, फाइनल सेटलमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। तो इसके लिए करेंगे हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू। अगर मान लीजिए हम लोग को कि ट्रांसफरिंग कंपनी से इक्विटी शेयर मिला है, तो पहले इक्विटी शेयर से पेमेंट कर दिया जाए इसको। मान लीजिए इक्विटी शेयर होल्डर का डेबिट में 1,50,000 है, 1 लाख हमको कहाँ से मिलता है, ट्रांसफरिंग कंपनी इक्विटी शेयर। तो लिखिए इक्विटी शेयर इन इक्विटी शेयर्स इन ट्रांसफरिंग कंपनी, और बाकी 50 बच जाएगा तो आखिरी में टू कैश ऑब्लिक बैंक कर देना, फाइनली टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। ये अकाउंट क्लोज हो गया, किसका, ये अकाउंट क्लोज किसका हो गया,
ट्रांसपेरेंट कंपनी का बुक क्लोज हो गया, तो क्लोज करने के लिए एंट्री हम लोग पास करते हैं, ठीक है। बीइंग, इसको फाइनल सेटलमेंट बोल देते हैं ना, फाइनल सेटलमेंट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। इसके बाद इसमें बोलेगा आपको कि नेसेसरी, प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट, क्या बोलेगा, नेसेसरी अकाउंट। अगर अकाउंट बनने बोलता है तो क्या एंट्री करेंगे, इसको लिख देते हैं नेसेसरी अकाउंट्स। तो आज आपको एक बुक हम एंट्री ख़त्म कर दिए। नेसेसरी अकाउंट में पहला बनाइएगा रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा में बनाएंगे आपको ट्रांसफरी कंपनी के अकाउंट, तीसरा में बना सकते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट, प्रेफरेंस शेयर अगर है तो होल्डर्स अकाउंट, चौथा में बनाएंगे इक्विटी शेयर, सॉरी इक्विटी नहीं, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट, पांचवा बनाएंगे इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट, और आखिरी जो बनाएंगे यहाँ पर कैश ऑब्लिक बैंक। अगर ये इक्वल हो गया तो समझेंगे हमारा जर्नल लेजर सही बना है, अदरवाइज गलत। तो आज एक कंपनी में हम क्या किए, ट्रांसपेरेंट कंपनी की बुक में एंट्री ख़त्म कर दिए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा वीडियो लंबा हो जा रहा है, कोई से फ़ायदा नहीं है। फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे हम लोग, ट्रांसपेरेंट कंपनी की एंट्री बताएंगे, और उसके बाद कुछ आपको लेजर का फॉर्मेट बताएंगे, और वक्त रहा तो कुछ क्वेश्चन समझा देंगे। तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक्स। ओके, ठीक है।